नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जो इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उनका जिक्र पग पग हम देखते हैं कि डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के बारे में सुनने को मिलता है। तो ये है हमारे इतिहास के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, न केवल लेखक बल्कि एक बहुत बड़े इतिहासकार, जिन्हें राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार माना जाता है। तो ये याद रखना, डॉक्टर, वैसे तो ओझा जी बोलते ही हैं, जैसे कर्नल जेम्स टॉड के लिए हम बोलते हैं टॉड, तो वैसे इनके लिए आता है डॉक्टर ओझा। तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज का सेशन जो है, इसकी रूपरेखा मैं बता देती हूँ। इसमें इनका जो योगदान है, इनसे जुड़ी हुई जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के इर्द गिर्द होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखना कि यह राजस्थान के, जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड के बारे में क्या कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के भीष्म पितामह कहते हैं। मेवाड़ के लिए चुंडा को याद किया जाता है और इनके लिए ये कहा जाएगा कि राजस्थान के इतिहास के प्रथम पूर्ण इतिहासकार। प्रसिद्ध लेखक याद रखना स्टूडेंट्स, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, जिनके बारे में हमें याद करना ही करना है। इनके जन्म को लेकर अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो जन्म है इनका, जन्म की डेट याद रखना 15 सितंबर 1863, 15 सितंबर 1863, सिरोही के रोहिड़ा गांव, तो अब आगे चलकर जब हम इनकी रचनाओं की बात करेंगे कि इन्होंने कहां कहां का इतिहास लिखा है, तो निसंदेह सिरोही तो आएगा ही, क्योंकि सिरोही इनकी जन्मस्थली है। डॉक्टर ओझा करके मैं बोलूंगी, डॉक्टर ओझा, जो कि कर्नल जेम्स टॉड के जो उनके विचार हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो बातें हैं, उनसे भी काफी प्रभावित हैं। तो ये भी याद रखना, टॉड से ये काफी प्रभावित रहे। इसके अलावा हम बात करेंगे आगे, एक सेशन और लेके आऊंगी, एक पर्सनैलिटी के और के बारे में हम बात करेंगे, जिनका नाम है कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास ने जब वीर विनोद लिखी, तो इन्होंने एक सहयोगी बनकर वीर विनोद लिखते समय श्यामल दास की मदद की। तो ये कविराज श्यामल दास को अपना प्रेरणादायी व्यक्ति मानते थे, एक गुरु के रूप में मानते थे। कविराज श्यामल दास वही जिनको कविराज की उपाधि दी थी मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने। तो ये याद रखना, कविराज श्यामल दास की वीर विनोद में सहायता की, और ये कहीं ना कहीं कविराज श्यामल दास जी को अपना गुरु भी मानते थे, सीनियर थे ये कविराज श्यामल दास जी। तो जब इन्होंने इनकी हेल्प की एक सहयोगी बनकर, तो इन्होंने क्या किया, आगे चलकर श्यामल दास ने अपने क्षेत्र में, मेवाड़ में ही अपने क्षेत्र में, अपने कार्यालय में इनको एक मंत्री बना दिया, एक मंत्री का स्थान दे दिया इन्होंने। याद रखना, आप समझ जाएंगे, मैं लिख नहीं रही, एक क्रमिक रूप में हम सेशन को लेंगे, और डॉक्टर ओझा के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आज हम सारी डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ,
जब सहायता की तो श्यामल दास ने इनको क्या किया, मंत्री बना दिया अपने कार्यालय में। और जब मंत्री बनाया मेवाड़ में, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जैसे कि मैंने टॉड के बारे में बताया था कि जब ये कार्य कर रहे थे तो इन्होंने कई प्रकार की सामग्रियां एकत्रित की, मेवाड़ को जाना, मेवाड़ के आसपास एरिया को जाना, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे राज्य हैं जिनके बारे में इन्होंने इतिहास लिखा। तो आरपीएससी कई बार ओझा जी के संबंध में पूछती है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ओझा जी ने इतिहास लिखा, लेखन का कार्य किया, या कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके संबंध में ओझा जी ने इतिहास नहीं लिखा। तो निसंदेह मेवाड़ में तो लिखा, मेवाड़ में मंत्री बनकर इन्होंने कार्य किया, तो इन्होंने कई प्रकार की सामग्रियां भी एकत्रित की। ये याद रखना, ऐतिहासिक रूप से बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी R&D की, तो ये याद रखिएगा। डॉक्टर ओझा जी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा ख्याति जो प्राप्त हुई स्टूडेंट्स, वो हुई, इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था, नाम याद रखना, प्रसिद्ध ग्रंथ जिनसे इन्हें सर्वाधिक क्या मिली, ख्याति। याद रखना भारतीय, याद रखना ये नाम, भारतीय प्राचीन लिपि माला, प्राचीन लिपि माला, ये याद रखना, प्राचीन लिपि माला। ये इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जिससे इन्हें सबसे ज्यादा क्या मिली, ख्याति मिली। कभी नहीं भूलेंगे, प्राचीन लिपि माला, प्राचीन लिपि माला, जो कि कई प्रकार के पुरालेखों से संबंधित थी, और इस ग्रंथ से ही इनको बहुत ज्यादा क्या मिली, ख्याति मिली। तो ये याद रखना, पुरालेखों से संबंधित थी। याद रहेगा। उदयपुर में, उदयपुर के अलावा और भी बात करेंगे, लेकिन उदयपुर में एक स्थान था विक्टोरिया हॉल। विक्टोरिया हॉल में जब ये गए तो ये ध्यान रखना, इनको वहां के पुस्तकालय, वहां के पुस्तकालय का क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। उदयपुर में विक्टोरिया हॉल, विक्टोरिया हॉल के, उदयपुर में विक्टोरिया हॉल के, याद रखना, म्यूजियम और पुस्तकालय का क्या बना दिया, अध्यक्ष। उसके बाद में कर्जन ने भी इनको, कर्जन ने अजमेर में, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किसने बनाया अजमेर में, अजमेर के जो पुस्तकालय है, ध्यान रखना, अजमेर में भी पुस्तकालय, म्यूजियम है, तो ये याद रखना, इन्होंने अजमेर में भी अध्यक्ष बने। किसने बनाया था, याद रखना, कर्जन ने अजमेर में अध्यक्ष बनाया, म्यूजियम में कर्जन ने अजमेर में अध्यक्ष बनाया, ये याद रखना, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जगह है बड़ौदा में, बड़ौदा में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसको बोलेंगे हम 1933 की ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, 1933 की, याद रखना स्टूडेंट्स, 1933। देखिए क्रम से चलें, इससे पहले 1933 से पहले एक चीज जो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सन है 1914, 1914 में इन्हें उपाधि मिली थी। 1933 पे बाद में आएंगे, पहले 1914 पे आ जाइए। 1914 में इन्हें एक उपाधि मिली थी, राय बहादुर, ये याद रखना। 1914 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली। राय बहादुर की उपाधि किसे मिली, कब मिली, ये याद रखना, डॉक्टर ओझा को मिली। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 1933 में स्टूडेंट्स, 1933 ईस्वी में एक ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस थी, ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल
कॉन्फ्रेंस बड़ौदा में, याद रखना, बड़ौदा में जो इतिहास विभाग है उस विभाग का इनको क्या अध्यक्ष बना दिया। तो बड़ौदा में हिस्ट्री डिपार्टमेंट का इतिहास विभाग का अध्यक्ष बना दिया। याद रहेगा। आगे चलकर इनको एक और उपाधि मिली वाचस्पति की, ये याद रखना, वाचस्पति। 1937 में 1937 में वाचस्पति की उपाधि, और याद रखना स्टूडेंट्स, और इन्होंने काशी यूनिवर्सिटी से डीएलएड की डिग्री प्राप्त की। तो वाचस्पति की उपाधि मिली इनको, याद रखिएगा, वाचस्पति। ठीक है, वाचस्पति की इनको उपाधि मिली। और काशी यूनिवर्सिटी से इनको क्या, काशी यूनिवर्सिटी से क्या स्टूडेंट्स, इनको डीएलएड की उपाधि मिल गई 1933 में। और इंटर कॉन्फ्रेंस ऑफ बड़ौदा में इतिहास विभाग का इनको अध्यक्ष बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1914 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली। अजमेर में भी अध्यक्ष बने, उदयपुर में भी बने, ये भी याद रखना। प्राचीन लिपिमाला, देखिए, ये देखिए इनकी प्राचीन लिपिमाला, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ था, भारतीय प्राचीन लिपिमाला, डॉक्टर ओझा ख्याति प्राप्त ग्रंथ, कभी नहीं भूलेंगे। कई प्रकार के संपादन के कार्य भी किए हैं, भी आगे मैं बताऊंगी। इस वजह से कई जो ग्रंथ है उनकी अशुद्धियों को दूर किया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, याद रखना, राजस्थान का ग्रिबन। राजस्थान के इतिहास में लिखते समय इन्होंने, ये वो इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान के संबंध में, ध्यान रखना स्टूडेंट, जब ये इतिहास लिख रहे थे तो इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखते समय नामकरण हो गया, इसके अलावा दुर्ग हो गया, सड़क हो गई, धर्म हो गया, त्योहार हो गया, इसकी संक्षिप्त जानकारी इन्होंने दी। तो ये याद रखना, राज्य का जब इन्होंने अलग अलग राज्य, अभी मैं बताऊंगी इन्होंने कितना इतिहास लिखा। जब आप रियासतें पढ़ेंगे, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि डॉक्टर ओझा के स्टेटमेंट और डॉक्टर ओझा ने किस लेवल पर इतिहास को जांचा है, R&D की है, रिसर्च की है, शोध किया है। ठीक है, तो राज्य का इतिहास लिखा, तब नामकरण, सड़कें, दुर्ग, नदी नाले, धर्म, त्योहार आदि की जानकारी दी। मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने पर्टिकुलर एक क्षेत्र में एक ही चीज पर बल नहीं दिया, बल्कि बहुत सारी चीजें बताई। और सबसे पहले इन्होंने ही इन सब चीजों के बारे में इतिहास लिखते हुए संक्षिप्त विवरण दिया। ये ध्यान रखना, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई है, देखिए, ये देखिए क्या बताया कि राजस्थान के इतिहास के प्रथम पूर्ण इतिहासकार, सबसे पहले प्रथम पूर्ण, अगर आरपीएससी पूछ लेती है प्रथम पूर्ण इतिहासकार राजस्थान के संबंध में, वो इसीलिए कि देखिए इन्होंने किन किन चीजों का विवरण दिया। इस तरह की सारी जानकारी देने वाले सबसे पहले इतिहासकार थे इतिहास में, डॉक्टर ओझा। ग्रेट पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़े इतिहासकार और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके संबंध में जो हमें याद रखना है कि इन्होंने किन किन राज्यों का इतिहास लिखा। ये याद रखना कि डॉक्टर ओझा जो हैं उन्होंने किन किन राज्यों पर इतिहास लिखा। तो देखिए सोलंकियों का एक प्राचीन इतिहास, देखिए जो इनका
लेखन शैली को लेकर अब राज्यों की मैं बात करूंगी, तो ये याद रखना इन्होंने जिन जिन चीजों का इतिहास लिखा है, सोलंकियों का, ये तो हम एग्जाम ओरिएंटेड बातें याद ही करेंगे। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी। सोलंकियों का प्राचीन इतिहास, ये याद रखना, ये लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने किन किन राज्यों का इतिहास लिखा, कैसे याद करेंगे, तो देखिए उदयपुर का, उदयपुर का इतिहास, उदयपुर में अध्यक्ष भी तो बने हैं, देखो कैसे याद रहेगा। जहां जन्म हुआ तो सिरोही का इतिहास। अब ध्यान रखो, वागड़, वागड़ का ले लो, वागड़ में 3 आ जाएंगे। डूंगरपुर का इतिहास, इनका बड़े लेवल पर लिखा है, कई छोटे ग्रंथ भी है, संपादन भी किए हैं, ठीक है। तो डूंगरपुर का इतिहास पूरा वागड़ आ जाएगा। ये लीजिए आपके बांसवाड़ा का इतिहास, वागड़ आ गया पूरा, तो बिल्कुल प्रतापगढ़ का, ये लीजिए मेवाड़ के स्थान और वागड़ का प्रमुख क्षेत्र। क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब देखिए ये याद हो गए, ये याद हो गए। अब इसके अलावा 2 और याद रख लेना, जोधपुर का इतिहास और इसके साथ में ले लो बीकानेर का इतिहास, ये लीजिए। ये ह्यूज लेवल पे इन्होंने इतिहास लिखा है इन राज्यों का। अब इसके अलावा कुछ अन्य छोटे ग्रंथ भी हैं, ये देखिए अन्य छोटे ग्रंथ जिसमें हम याद रखेंगे कर्नल या टॉड कर लीजिए, टॉड का जीवन चरित्र, लीजिए बप्पा रावल का सोने का सिक्का, ये इनके छोटे ग्रंथ हैं, याद रखना बप्पा रावल का सोने का सिक्का। इसके अलावा जगत वीर शिरोमणि या वीर जगत शिरोमणि, ये लीजिए शिरोमणि महाराणा प्रताप और मध्यकालीन भारतीय संस्कृति। ये इनके कुछ अन्य छोटे ग्रंथ, ये आपको याद रखने हैं, याद रह जाएंगे, ठीक है, क्लियर। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये इनके जो राज्य हैं जिन पर इन्होंने इतिहास लिखा, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। अब देखिए इन्होंने संपादन का काम भी किया है। संपादन और लेखन में मैं कई बार फर्क बता चुकी हूं। इन्होंने जो संपादन किया है वो किसका किया है? मोहनोद नैन्सी ख्यात। इसके अलावा जयानक की पृथ्वीराज विजय इनका संपादन किया है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने कर्नल जेम्स टॉड के बारे में डिटेल में आपको बताया था तो मैंने कहा था कि कर्नल जेम्स टॉड की एक प्रमुख रचना है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। जब मैंने टॉड के जीवन परिचय के बारे में आपको बताया था, जब इस बुक का जिक्र हुआ था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ध्यान आ रहा है? तब मैंने आपको ये चीज बोली थी कि जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है इसका हिंदी अनुवाद किया था डॉक्टर ओझा ने। उस समय मैंने
कर्नल जेम्स टॉड का जब सेशन ले रही थी तब मैंने बताया था। तो आपको याद रखना है कर्नल जेम्स टॉड का, याद रखना उनकी जो पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का क्या किया इन्होंने? हिंदी अनुवाद। और कई प्रकार की क्या अशुद्धियों को भी इन्होंने दूर किया। अशुद्धि दूर करना संपादन से जुड़ी हुई बात है, और अशुद्धियां दूर करने की वजह से अतः इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? ग्रिबन कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में कि इन्होंने किन किन राज्यों का इतिहास लिखा और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। हिंदी अनुवाद किया इन्होंने डॉक्टर ओझा जी ने कर्नल जेम्स टॉड की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और कई संपादन कार्य किए इन्होंने, अशुद्धियों को दूर किया कई ग्रंथों की, तो इसलिए इन्हें राजस्थान का ग्रिबन कहते हैं। याद रखना इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपिमाला, और 1914 ये सन भी याद रखना है। 1914 में इन्हें क्या मिला? राय बहादुर की उपाधि का इनको उपाधि मिली, टैग मिला। ठीक है, तो ये इनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी आज डिस्कस की, साझा की। तो ये आपको याद रखना है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में अगर आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये देखिए इतिहास के, देखिए प्रथम पूर्ण इतिहासकार, ये याद रखना, प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी जाना जाता है। सिरोही का ये रोहिड़ा गांव याद रखिएगा। ठीक है, टॉड से प्रभावित थे, कविराज श्यामल दास के सहयोगी के रूप में कार्य किया। ये सारी बातें मैंने इस छोटे से सेशन में आपको सारी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। ये हमारे कोर्सेज के बारे में और जानकारी दे देती हूँ स्टूडेंट्स। ये हमारा चल रहा है विंटर सिलेक्शन ऑफर, जिसमें 90% तक का ऑफर पा सकते हैं आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर स्टूडेंट्स। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। इसमें इसके साथ साथ आपको 500 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा और 50% तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। अब मैडम नए स्टूडेंट्स के लिए क्या है? तो नए स्टूडेंट्स पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% और। कैसे? उनको NY10 कूपन कोड यूज करना है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं, उनको भी मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल कर सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी मैं दे देती हूँ। समग्र बैच चल रहा है स्टूडेंट्स, प्री प्लस में कंप्लीट तैयारी, इंटीग्रेटेड तैयारी, वही सब फीचर्स के साथ अप टू 90%, 500 रुपीज तक का आपको कैशबैक मिलेगा और एक्स्ट्रा वैलिडिटी 50% तक की। याद रखना स्टूडेंट, ये जो ऑफर मैं बता रही हूँ विंटर सिलेक्शन ऑफर, ये 30 दिसंबर तक ही वैलिड है, 30 दिसंबर तक ही। ठीक है, वही सब नए स्टूडेंट्स कूपन कोड यूज करना है। निर्मल बैच 8.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, कंप्लीट आरएस फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, और ये रहेगा आपके आरएस प्रीलिम्स 2026 का प्री ओरिएंटेड ओनली। प्री को ध्यान में रखकर बहुत ही कम फीस है स्टूडेंट, देखिए 4800 रुपए स्टैंडर्ड फीस, प्राइम फीस 6300। वही सब फीचर्स और आरएस फाउंडेशन निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम को ध्यान में रखकर ये देखिए 5 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए प्री ओरिएंटेड भी आपका बैच है। ठीक है, 5 जनवरी 2026। फतेह बैच आपके EORO को ध्यान में रखकर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर जो बच्चे सपना देखते हैं उनके लिए फतेह बैच 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। तो स्टूडेंट्स देर नहीं करना है, कोई भी जानकारी लेनी है तो ये देखिए इस नंबर पर आप हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट देरी नहीं कीजिए, आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे
जो भी आपको ठीक लगे अपने मन चाहे कोर्स में आप एनरोल कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।